नमस्कार प्यारे साथियों। काफ़ी अरसे बाद एक बार आपका पुनः स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर कर रहे होंगे और कुछ उलझनें आप महसूस कर रहे हैं इस समय। अचानक से आपके पास में बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, तो फिर कौन से विकल्प को आप चूज़ करें, इसको लेके कशमकश की स्थितियाँ हैं। मन कर रहा है कि ये करूँ, लेकिन दुनिया कह रही है कि ये करो। दुनिया कह रही का मतलब ओरली कहें या फिर एक कॉमन मैसेज बहुत बड़ी संख्या में, अगर बल्क में बहुत सारे लोग किसी एक चीज को फॉलो करते हैं, तो एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वह इस बात के ऊपर अडिग रहे कि उसका निर्णय कहीं बहुमत से दूर तो नहीं है। क्या हर लोग कर रहे हैं वही काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं मेरा निर्णय गलत तो नहीं है। इसी कसमकस में बच्चा जो है वो अपने मन की नहीं सुनता है और वो माहौल की सुनता है। ये जो मन से विचलन और माहौल की तरफ आमुखीकरण जो है, यही हमारे सफलता से अपवंचना या दूर कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि हर तैयारी है, उसका अपना एक रोड मैप है, उसका अपना एक टाइम फ्रेम है, उसका सिलेबस आपके सामने है, आपके मेरिट्स, डिमेरिट्स आपको अच्छे ढंग से पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बावड़े होके कोई डिसीजन ना करें। आपको भीड़ की तरह भेड़ नहीं बनना है, बल्कि आपको एकदम अलग से उसमें भी आपको ब्लैक शीप बनना है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी क्षमताओं और अपनी बैकग्राउंड, जो हिस्ट्री आपकी अभी तक रही है, उसके अकॉर्डिंग अपना कोई फर्दर डिसीजन लेंगे तो डेफिनिटली आपको बेटर लगेगा और अच्छा फ़ील होगा आपको। उसमें काम जो पसंद का करेंगे मज़ा भी आएगा और उसमें दृढ़ता और विश्वास जो है वो लगातार आपका प्रबल होता जाएगा और निश्चित रूप से आपको जो है वो सफलता मिलेगी। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं कि अ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अभी आपके सामने कई विकल्प हैं और कई विकल्पों के अंदर ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और टीचर भर्ती की मैं बात करूँ तो ग्रेड फर्स्ट, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस की पीजीटी जो रूटीन वर्क के अंदर आती रहती हैं। तो एक बात तो आप जान लें कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं आप, और उसमें पीजीटी का पोस्ट निकलता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का है, या फिर आपने सिविल्स के अंदर मेंस ले रखा है, मेंस का सब्जेक्ट ले रखा है, तो सभी में आपको सब्जेक्ट की समझ है वो उम्दा ही चाहिए। कोई भी कंपटीशन जो होता है उसके अंदर आपको बेसिक और कंसेप्चुअल नॉलेज जरूर होना चाहिए। एक सूचनात्मक अवधारणात्मक ज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, जो आधारभूत ज्ञान होता है हमारा, उसको हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर्ड यानी संरचनात्मक आपका जो है मटेरियल होना चाहिए और उसमें आपकी अपनी एक जैसे फ्रेम होनी चाहिए कि हाँ, मैंने फला चीज़ यहाँ पे लिखी है, फला चीज़ यहाँ पे लिखी है। उससे कि आप उसको रिकैप कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड मटेरियल आप तैयार करें अपना, जो अपने ही एक फ्रेम में हो, चाहे आप किसी बुक के अंदर भी अंडरलाइन करके कर सकते हैं या फिर आप बहुत शॉर्ट नोट्स भी इसके आप कंपोज कर सकते हैं, है ना? या फिर आप कहीं भी रफली जैसे वेन आरेख वगैरह या फिर कोई भी डायग्राम वगैरह, पिक्चर्स पिक्टोग्राफिक फॉर्म में भी इसको आप डिजाइन कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। ट्रेंड्स हमेशा वैसे नहीं होते हैं जैसे आपने अभी तक देखे हैं। और रही बात ये कि जब हमारी क्षमताएं, वो एक एक मारवाड़ी कहावत है कि जब तवा गर्म होता है तो उसके ऊपर आप 5 रोटी बनाते हुए 7 रोटी भी बना सकते हो। तो अगर आपने तैयारी के लेवल को एक बहुत नजदीकी लेवल पे ले जाके रख रखा है और वहां पे आपको थोड़ी असफलता मिल गई है, तो आप उसको रीबूस्ट करके थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, प्लस थोड़ी गलतियां कम करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। परफेक्शन की कोई जरूरत है नहीं। परफेक्शन कहीं होता भी नहीं है। पेपर के अगर पैटर्न चेंज होते हैं, जैसे सिविल्स का पैटर्न है, आईएएस का है, आरएस का है, तो यहाँ पे तो कट ऑफ जो है वो यही 40-50% के आसपास रहती है। तो यही बात अगर हम यहाँ स्वीकार कर लें तो कहाँ दिक्कत है इसके अंदर। अब हाँ ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है तो वो सभी के लिए है। अब जो हमें चैलेंज मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दो एग्जाम्पल को हम छोड़ दें तो जो परीक्षा का जो पैटर्न एग्जाम का फर्स्ट ग्रेड में रहा है, वो कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला करने वाला है नहीं। पॉलिटिकल साइंस को हम छोड़ देते हैं, उसका थोड़ा टफ जोन था और उसको भी आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, हुआ ऐसा मानता हूं मैं, लेकिन रेमेडी भी हमें ढूंढनी पड़ेगी, यही एक सच है। और
तो इसलिए अब जो आगामी भर्तियाँ हैं उसके अंदर मेरा आपसे केवल इतना ही मेरा सजेशन रहेगा कि जो बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को पुष्टि प्रदान करें, तो जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का टाइम देते रहें। जब तक आपके ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम जनवरी में हो जाता है, तब तक आप बाकी का जो समय है वो आप उन सब्जेक्ट्स को दें जो उसके अंदर हैं। तो इस तरीके से आपका जीके का जो पोर्शन वहाँ पे जो कवर हो रहा है वो तो कवर हो ही जाएगा, प्लस साथ-साथ अपने सब्जेक्ट को भी रखें। जनवरी के बाद में फिर आप जून तक आएँगे तो आपको बहुत अच्छा एक बढ़िया-सा एक बूस्ट मिला हुआ होगा। क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल अभी से तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे बीच में एक स्टॉप लेते हैं, जैसे कि हम लंबी दूरी तय करते हैं तो एक हल्का-सा स्टॉप ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़े और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में चाय-पानी पी के चलते हैं। ऐसे ही ऐसे मान लो कि ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा था, उसका एक स्टॉप है, एक मिडवे है जो जनवरी है। ऐसे ही ग्रेड सेकंड वालों के लिए मिडवे है, जनवरी है। तो डेफ़िनेटली आप किसी चीज़ से बाहर रह के और या तो आप पूरी तरीके से आउट हो जाओ कि हाँ ठीक है, मैं तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करूँगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट विद दैट, राइट? तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है, जिग-जैग कर रहे हो, तो एक छोटा-सा काम करो, सब्जेक्ट को अलग से डिज़ाइन करते रहो, 2-2, ढाई 3 घंटे जितना भी आपको सूटेबल है, क्योंकि वो उसमें फ़ैमिलियर रहते हैं, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और बाकी का पोर्शन जो कॉमन है दोनों में ग्रेड फर्स्ट जीके और इसमें उसको बहुत अच्छे ढंग से ओ, आप तैयार करें और लास्ट का 1 डेढ़ महीना है वहाँ पे पूरा समर्पित कर दें। सब्जेक्ट को साथ थोड़ा-थोड़ा रख लें। फिर जो बचा हुआ है जीके का पोर्शन उसको आप बहुत बढ़िया ढंग से ग्रैब करेंगे और सब्जेक्ट तो आपका चलता ही रहेगा। साथ में करंट अफेयर्स वगैरह है वो रूटीन में आप पढ़ते रहें। ये एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ है नहीं एक्चुअली। तो इस तरीके से आप थोड़ा फर्स्ट ग्रेड प्लस ग्रेड थर्ड दोनों को साथ ले सकते हैं। ग्रेड सेकंड में भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट तो आप 4 सब्जेक्ट के करीब तो जो यहाँ से आ रहे हैं वो हो ही जाएँगे और जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं फिलॉसफी है और जो भी आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन तो खैर इधर जोड़ ही दिया थोड़ा बहुत, है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये कुछ ऐसे सोशियोलॉजी वगैरह है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप बाद में भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम आपका बहुत थोड़ा बाद में 5-7 महीने आपको मिल रहे हैं उसके अंदर। तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा-सा इस तरीके से अपने को चलना ही पड़ेगा, है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो एसआई भर्ती वाले बच्चे हैं, तो वो भी जैसे आरएस का और एसआई का दोनों का पैटर्न एक जैसा सा है। तो एसआई भर्ती वाले बच्चे भी जो अपना जो जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है, वो प्लस एसआई ये दोनों आरएस के अंदर भी हैं। तो एज़ इट इज़ आरएस वाले बच्चे एसआई का एक मिनी आरएस होता है वो, उसको आप कर सकते हैं। टीचर भर्ती वाला एक मैप पे जाएगा, ये एक मैप पे जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हिंदी जो है वो दोनों जगह स्पेसिफाई है और वहाँ पे आपको थोड़ा-सा अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो मेरा ये मानना है कि हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा-सा बूस्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको इसमें एडवांटेज मिलेगा। अ, और एक स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। घबराने की ज़रूरत है नहीं, इमोशनल होने की ज़रूरत है नहीं, मार्केट में क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया ये नहीं कर रही, वो कर रही। मैंने ये देखा कि ग्रेड फर्स्ट के बच्चों में एक बहुत बड़ा सैडिशन है और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप केवल भर्तियों की संख्या और पेपर के स्तरों को देखकर युद्ध के मैदान से भाग नहीं सकते हैं। दुनिया में जिनका भी नाम हुआ है वो दुर्धर्ष युद्धों के स्वामी रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्याओं का मुकाबला भी बहुत छोटी संख्या से करके इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है। चाहे वो थर्मोपोली का वार का लियोनिडास हो, चाहे वो हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप हो, चाहे वो सारागढ़ी की लड़ाई हो, चाहे कोई भी ऐसी लड़ाई हो, वो हमेशा से अ पोल पोज़ीशन में तभी आ पाए हैं जब उनके अभाव था। कोई भी व्यक्ति गोल्डन पोज़ीशन के अंदर पैदा हुआ हो और वो टॉप पे रहा हो, ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। सिकंदर जो थे वो भी बहुत दुर्गस परिस्थितियों के अंदर छोटी-सी एज में शासक बनना पड़ा, पिता की हत्या हो गई। उसके बाद में उन्होंने जो संकल्प लिया, किस तरीके से उन्होंने हकमानी साम्राज्य को डिस्ट्रॉय करके पर्सिपोलिस को जलाते हुए दुनिया विश्व विजय का एक सपना देखा और उसे किसी हद तक उन्होंने पूरा भी किया था। तो ठीक इसी प्रकार से आँसुओं से धाराएँ बहा के इमोशनली हो के खुद को यहाँ से दूर करके और एक कॉम्पिटिशन को फेंकने वाली बात होगी। ग्रेड थर्ड में जो बच्चे एसएसटी के हैं ख़ास तौर से जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो उनसे मेरा ये गुज़ारिश रहेगा कि भाई जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये जो बच्चे हैं
उन बच्चों का एसएसटी के अंदर कोई बहुत बड़ा बंच नहीं आने वाला है भर्ती के अंदर। तो आप इतने ज़्यादा इमोशनल होके अपने आप को बावड़ा नहीं बनाएँ कि भाई हाँ, नहीं ठीक है, मुझे तो यहाँ बस ग्रेड 3 में ही पास होना है, वहाँ तो मैं हो ही नहीं सकता हूँ, फेंक दिया मैंने। मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा, मैं प्रैग्मैटिक और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यथार्थ है ये बात। अगर आपने वक़्त को खोया तो वक़्त आपको खो देगा और ये लौट के नहीं आएगा, फिर पता नहीं और क्या-क्या जुड़ जाएगा। अभी जो तैयारी का रोड मैप है उससे भी टफ आपका आ सकता है, फ्यूचर और भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो डेफ़िनेटली मैं समझता हूँ कि आपको ये चर्चा सार्थक लगी होगी और जो आप कर रहे हो, आत्मा जिसकी कॉल कर रही है, डर से नहीं, किसी माहौल से नहीं, आत्मा किसके लिए कह रही है उसकी सुनो, क्योंकि वो फिर आपका अपना निर्णय होगा, थोपा-वसा नहीं होगा। आप अपने अधीन हो जाएँगे, आपको आत्मगतता महसूस होगी, आपको विधिगतता महसूस नहीं होगी। आप फ़ोर्सफुली वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप विलिंगली काम कर रहे हैं, इस भाव के साथ कि मेरा है, मैं करूँगा, मेरे लिए करूँगा। तो ये भाव आपको ज़्यादा जो है कुशलता और सुकून प्रदान करेगा। निश्चित रूप से आपके लिए उज्ज्वल भविष्य रहेगा, इसी कामना के साथ सभी को नमस्कार।